वेलकम एवरीवन। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का पीवाईक्यू का सीरीज करेंगे। तो जो पेपर 1 के 10 यूनिट्स है, हर एक यूनिट के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और ये आप लोग ने खुद से भी सॉल्व किया होगा। यूट्यूब में भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पर ये वीडियो सीरीज बनाने का मकसद यही है कि आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करें खुद से, और फिर हम लोग देख पाएंगे कौन कौन से टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है और उसके लिए अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को लास्ट में देखेंगे। तो ये 4 दिसंबर का है, शिफ्ट 1। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर्स? ऑप्शन ए में साइकोलॉजिकल ग्रोथ, ऑप्शन बी में इंक्रीज्ड फोकस ऑन एक्टिविटीज विद पीयर ग्रुप, ऑप्शन सी में आपका एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, ऑप्शन डी में एबिलिटी टू एक्ट रैशनली, और ई में आपका लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल। तो इनमें से आपको जो सही ऑप्शन लगता है 1 2 3 4 में, उसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप में से किसी को ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आंसर को सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इस आंसर को अगर देखा जाए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपका सी एंड डी। तो यहाँ पर जो एडल्ट लर्नर्स है वैसे ही होते हैं आपके एडोलेसेंट लर्नर्स। एडोलेसेंट लर्नर्स, तो आप चाहे अगर एडल्ट लर्नर्स या एडोलेसेंट लर्नर किसी भी एक जन के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे जो आपके एडल्ट लर्नर्स के पॉइंट होंगे उनका ठीक उल्टा होगा आपका एडोलेसेंट लर्नर। तो आप ये काम कर सकते हैं कि दोनों में से एक को पढ़ सकते हैं और दूसरा उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ टीचर शुड ensure that learning is shifted from rote method, और स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ a teacher should connect knowledge to life outside school। तो रोट मेथड का मतलब क्या होता है? रोट मेथड का मतलब होता है रट्टा मारना। तो यही है। बाकी तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। तो इसका जो सही आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, क्योंकि टीचर का मेन काम क्या होता है? ताकि बच्चों को अंडरस्टैंड करवा पाए। कि जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे वो अंडरस्टैंड करवाना उनका मेन काम होता है। और टीचर जब कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को हमारे आउटसाइड लाइफ के, आउटसाइड जो स्कूल के नॉलेज से, तब हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रख पाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स हम लोग को जब दिया जाता है, हम लोग को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिया जाता है, वो याद रखने में हम लोग को ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच अ टीचर ए में लिखा हुआ मैक्सिमाइजेस यूज ऑफ एक्सटेंसिव रिवॉर्ड, बी में लिखा हुआ है एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू टेक इंटरेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, सी में लिखा हुआ है यूज द अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग, और डी में लिखा हुआ है टीचर ट्राइज टू रिलेट प्रेजेंट विद द पास्ट। ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगा, एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट क्या बोला गया है? स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। कि टीचिंग में दो ही तरीके के होते हैं, एक होता है स्टूडेंट सेंटर और दूसरा होता है आपका टीचर सेंटर। स्टूडेंट सेंटर्ड में क्या होता है? क्लासरूम में जो भी पढ़ाई होता है वो स्टूडेंट पे मेनली फोकस किया जाता है कि स्टूडेंट को समझ में आया है कि नहीं। और टीचर सेंटर्ड जो होता है ये ज़्यादातर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखते हैं, जहाँ पर एक टीचर माइक से पढ़ाते हैं और वो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर मेनली फोकस जो होते हैं टीचर होते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट्स को मेनली फोकस में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग आर। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इंटरेस्ट, बी में लिखा हुआ है फैमिली, सी में लिखा हुआ है मोटिवेशन, डी में है कम्युनिटी और ई में है सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी।
तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें आप देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स लिखा हुआ है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब क्या होता है, हम लोग के सराउंडिंग फैक्टर्स को बोला जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स सराउंडिंग होता है मतलब हम लोग का एक्सटर्नल, तो उसमें तो आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये जितने ऑप्शन में उसको हटा देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए है, यहाँ पर ऑप्शन ए। तो मेरा दो आंसर हो सकता है, एक बी सी डी और दूसरा हो सकता है बी सी ई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ई और सी जो है दोनों में आपका कॉमन है। तो दोनों करेक्ट आंसर में बी और सी कॉमन है, मतलब आपका बी और सी फैमिली और सी में क्या है, मोटिवेशन। तो फैमिली और मोटिवेशन तो आपका होगा ही, और आपको देखना है ऑप्शन डी या फिर ई में। तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की जाए तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारा सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, मतलब बी सी और ई। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपका बी सी और ई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ऑप्शन ए में है आपका इम्पार्ट नॉलेज टू द लर्नर्स, बी में टू डेवलप इंसाइट इनटू लर्नर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, सी में टू मेक स्टूडेंट्स रिलेटेड फैक्ट्स विद द प्रिंसिपल्स, और डी में टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू अप्लाई नॉलेज इन सिमिलर एंड डिफरेंट सिचुएशन। इसमें आपको क्या लगता है सही आंसर क्या कौन सा होगा? यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इम्पार्ट नॉलेज टू लर्नर्स, यहाँ पर लगता है टाइपिंग में कुछ गलत है, तो एक एक करके देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इम्पार्ट नॉलेज टू लर्नर्स। नॉलेज टू लर्नर्स तो हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, टू डेवलप इंसाइट इनटू लर्नर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। जो क्वेश्चन पढ़ने में समझने में थोड़ा तकलीफ हुआ था, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। और फिर क्या, टू मेक स्टूडेंट्स रिलेट फैक्ट्स विद द प्रिंसिपल्स, तो ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। इसमें से सिर्फ यही है रिफ्लेक्टिव लेवल, और बाकी जो तीन है ये सब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के है। अगर लेवल्स ऑफ टीचिंग देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग का जो आता है वो होता है आपका ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस से ऊपर का लेवल का जो टीचिंग होता है उससे कहा जाता है मेमोरी लेवल। मेमोरी से ऊपर जो आता है वो उससे कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जो सबसे ऊपर रहता है उसे कहा जाता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो सबसे पहले आता है हम लोग का ऑटोनोमस लेवल। ऑटोनोमस लेवल हम लोग का बिल्कुल बचपन में होता है, स्कूल में जाने से पहले, जब हम लोग खुद से चीज़ें सीखते हैं। जैसा अगर फैन के नीचे बैठेंगे तो हवा मिलेगा, कोई गर्म चीज़ को छूना नहीं चाहिए तब उंगली जल जाता है, ये सब है ऑटोनोमस लेवल। दूसरा होता है मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है, हम लोग को रोट लर्निंग सिखाया जाता है, मतलब रट्टा मारना। जैसे कि हम लोग का पोइट्री होता है, ABCD होता है, 1 2 3 4, ये सब हम लोग को रट्टा मारने के लिए बताया जाता है, वो होता है आपका मेमोरी लेवल। फिर आता है हम लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसे आप मिडिल स्कूल में कह सकते हैं, जब हम लोग को पहली बार फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब की किताब दिए जाते हैं और
कैलकुलेशंस ये सब दिखाया जाता है, अलजेब्रा, तो वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि वहाँ पर थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ता है और कुछ कुछ सब्जेक्ट को सीखना पड़ता है। और फिर आता है सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि होता है हम लोग का हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, जो कि होता है हम लोग का रिफ्लेक्टिव लर्निंग, जो कि हम लोग पीएचडी में करते हैं। जैसे कि हम लोग ने कुछ पढ़ा, फिर उसके बाद कहेंगे कि वो बात सही है कि गलत है, वो होता है रिफ्लेक्टिव लर्निंग। टू डेवलप इंसाइट ऑफ लर्नर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग जाते हैं अगले शिफ्ट पे। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया, ये आपके लिए काफी आसान होना चाहिए। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। ए में आपका मेमोरी लेवल, बी में अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी में आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, डी में आपका ऑटोनोमस लेवल। तो यहाँ पर देखिए आपको हिंट दे दिया गया कि सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन कब किया जाता है। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन हम तभी करते हैं जब हम लोग को किसी को कुछ समझाना हो। अब हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से उस चीज को बताते हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग लेवल। The following is a list of teaching competencies identified through various researchers on teaching. Which among them fall in the domain of behavioral competencies? ए में दिया हुआ है आपका सेल्फ एफिकेसी, बी में दिया हुआ है आपका प्लानिंग, सी में दिया हुआ है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल, डी में दिया हुआ है आपका कम्युनिकेटिंग और ई में दिया हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये सब देखें, सब कोई पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, पर वो जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग के, उनमें से कौन सा आपके बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज है? कॉम्पिटेंसीज, हाँ, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज है, वही पूछा गया है आपको। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बी एंड डी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइन्ड टू असेस द अपर लिमिट ऑफ एग्जामिनेशन नॉलेज एंड एबिलिटी। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट आर डिजाइन्ड टू मेजर द टिपिकल बिहेवियर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जामिनीज। In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. तो इसमें अगर देखा जाए तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्योंकि आपको पता है एप्टीट्यूड टेस्ट, आपको डिफरेंट तरीके के टेस्ट के बारे में भी पढ़ना चाहिए। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? उसमें हम लोग का अचीवमेंट लेवल को देखा जाता है। अपर लिमिट मतलब हम लोग को चीज़ों के बारे में कितना पता है। आप इसको अपने पेपर से भी रिलेट कर सकते हैं कि पेपर 1 का नाम क्या होता है? हम लोग का होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसमें हम लोग का क्या देखा जाता है कि टीचिंग के लिए हम लोग के पास एप्टीट्यूड है कि नहीं। तो उसमें जो भी जितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे उसका रिजल्ट उतना पॉजिटिव होगा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि अचीवमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट किस लिए असेस किया जाता है? टू टेस्ट द अपर लिमिट। और सेकेंड वाला भी करेक्ट है आपका। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी क्या होता है? टिपिकल बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनीज। तो कैरेक्टरिस्टिक या फिर टिपिकल बिहेवियर समझने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? पर्सनैलिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन में लिखा हुआ है द पर्पस ऑफ अंडरलाइंग मॉडर्न एंड ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम इन टीचिंग इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। रीजन में लिखा हुआ है एन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट हैज टू बी लिंक्ड विद द एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग कंडीशन। इसमें आपको क्या लगता है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। अगर आप लोग में से किसी को ये थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो फिर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर इसको स्टार्ट कर सकते हैं जब आप अपने आंसर खुद से दे देंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इजी स्टेटमेंट है कि ICT का काम क्या होता है? टीचिंग को ऑप्टिमाइज करना
और ताकि बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, उनका लर्निंग आउटकम अच्छा रहे। और एन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट हैज टू बी लिंक्ड विद द एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग कंडीशन। इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट तभी होगा जब वो पढ़ाई में हेल्प करेगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला शिफ्ट का देखेंगे। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इसलिए क्वेश्चन बार बार दिए गए हैं क्योंकि हर एक शिफ्ट में पूछे गए और इसमें देखिए एक वर्ड सिर्फ चेंज कर दिया गया है और पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन वीडियोस का यही मतलब है ताकि आपको दिखा पाए कि PYQ के अनुसार कौन कौन सा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द हॉलमार्क। ऑप्शन ए में है आपका मेमोरी लेवल, बी में अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी में आपके क्रिटिकल लेवल, डी में ऑटोनॉमस लेवल। अभी तक तो आप सबने आंसर दे ही दिया होगा सी। द की बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्क्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ये देख रहे हैं आप, बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर भी बार बार पूछा गया। इफेक्टिव टीचर का बिहेवियर क्या क्या होना चाहिए। ए में स्ट्रक्चरिंग, बी में टीचर टास्क ओरिएंटेशन, सी में आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, डी में आपका लेसन क्लैरिटी, ई में आपका प्रॉबिंग। तो सबसे पहले लेसन क्लैरिटी, कोई भी आपका इफेक्टिव टीचर का बिहेवियर बोला जाए या फिर इफेक्टिव डोमेन बोला जाए, अगर आप क्वेश्चन में देखते इफेक्टिव टीचर तो आपका लेसन क्लैरिटी हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर डी नहीं है, तो ABC कट गया और तीनों ऑप्शन में डी है। अब तीनों ऑप्शन को देख के आप दूसरा क्या समझ सकते हैं कि आपका ऑप्शन सी भी होगा। सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी डी डी। तो फिर आपका सी और डी तो करेक्ट हो गया है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी और लेसन क्लैरिटी। अब दूसरा ऑप्शंस में देखना है ए, बी या फिर ई। ए में लिखा हुआ है स्ट्रक्चरिंग, बी में लिखा हुआ है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, डी में लिखा हुआ है प्रॉबिंग। अगर आप टीचर टास्क ओरिएंटेशन देखें तो उसी में आता है आपका स्ट्रक्चरिंग और प्रॉबिंग। टीचर टास्क ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, टीचर पढ़ाने से स्टार्ट करके टेस्ट लेके वो पूरे प्रोसेस को बोला जाता है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। ये टास्क ओरिएंटेशन की कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, जो कि आपका बी, सी और डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ टीचिंग इज दैट एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रादर देन अ प्रिपरेशन फॉर लिविंग। स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू रिकॉन्स्ट्रिक्ट व्यू ऑफ एजुकेशन द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन शुड बी अ प्रिपरेशन फॉर लिविंग। तो ये क्या है, ये है आपका होलिस्टिक व्यू ऑफ एजुकेशन। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है वो भी है प्रिपरेशन फॉर लिविंग। दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि रिकंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू रखना पड़ेगा एजुकेशन के लिए, न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। तो ये डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जो बच्चे हैं वो अपने चॉइस से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं सब्जेक्ट्स में उनको ग्रेडिंग मिलता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन ए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। असर्शन में लिखा हुआ है टीचिंग इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंज बिटवीन टीचर एंड लर्नर, hence it is different from instruction and training. Reason में लिखा हुआ है both instruction and training are directed at lower order cognitive interchanges. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer given below. इसमें सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन 1. Both the statements are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. यहाँ पर अगर देखा जाए आपका इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग से टीचिंग इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग
तो टीचिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनसे ऊपर है। ये टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग में आप कोई चीज़ बोलते हो और फिर आप कोई चीज़ बोलते हो, टीचर और स्टूडेंट में इक्वल इंटरचेंज होता है। पर इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग जब आपको दिया जाता है तब किसी भी तरीके का इंटरचेंज नहीं होता है। जैसा आपने कॉलेज में कोई जगह पे जाके ट्रेनिंग किया होगा, उस ट्रेनिंग में आपको पता होगा कि आप सीनियर से कोई बात नहीं बोल सकते कि इस काम का अगर ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये किस लिए किया जाता है, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग एट द लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव इंटरचेंज। कॉग्निटिव का मतलब हमेशा याद रखना है कि माइंड या फिर ब्रेन से कुछ रिलेटेड होता है। तो कॉग्निटिव इंटरचेंज लोअर ऑर्डर पे रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सोचने के लिए मना किया जाता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। फिर हम लोग 21 नवंबर का देखेंगे। ये देखिए आपको सेम क्वेश्चन है, वो कितने टाइप से पूछ सकता है। और ये मैं कोई मतलब फिर से प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन जो है शिफ्ट का, और आप क्वेश्चंस भी देख सकते हैं सेम क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने शिफ्ट भी लिख दिया है सामने। अब देख सकते हैं 21 नवंबर 2021 शिफ्ट 1। ऐसे दूसरा भी जितने क्वेश्चंस थे वो भी आप देख पाएंगे कि कौन कौन से साल में थे और कौन से शिफ्ट में वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, विच थ्योरी ऑफ लर्निंग सपोर्ट्स रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। पहला है आपका थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, दूसरा आपका रीइंफोर्समेंट थ्योरी, तीसरा आपका नीड रिडक्शन थ्योरी, चौथा आपका कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। इसमें सही आंसर होगा कॉग्निटिव फील्ड। कॉग्निटिव मैंने बताया था कि ब्रेन या फिर डेवलपमेंट को लेके जब भी कोई वर्ड होगा तो वो होगा कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। अब रीइंफोर्समेंट थ्योरी देखते हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी हम लोग को किसने दिया था, तब रीइंफोर्समेंट थ्योरी हम लोग को दिया था स्किनर। इसमें क्या होता है, कोई अच्छा काम हम लोग जब करते हैं तब हम लोग को प्राइज मिलता है, और गलत काम हम लोग जब करते हैं तब हम लोग को मिलता है पनिशमेंट। तो इससे क्या होता है, हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट होता है, इसी को कहा जाता है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। फिर आता है नीड रिडक्शन थ्योरी। नीड रिडक्शन थ्योरी में क्या होता है, आपको मान लीजिए कि ऑमलेट खाने का मन है, तो वो हो गया आपका नीड। तो अब आप क्या करेंगे कि यूट्यूब में जाएंगे और वीडियो देखेंगे कि ऑमलेट कैसे बनाते हैं, तो कुकिंग के बारे में आप सीखेंगे। ये है नीड रिडक्शन थ्योरी, कि हम नॉलेज तभी लेते हैं जब हम लोग को नॉलेज लेने का नीड हो। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ए में परसीव ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मटेरियल्स, बी में आपका फोकसेस ऑन फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स, सी में प्रेफर्स टू वर्क अलोन, डी में सीक्स गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर, और ई में लाइक्स, ये लीव नहीं होगा, ये होगा लाइक्स कॉपरेट। यहाँ पर अगर देखा जाए फील्ड इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले गाइडेंस तो नहीं मांगेगा, प्रेफर, तो सबसे पहले ऑप्शन डी जहाँ जहाँ पर है वो ऑप्शंस हम लोग हटा देंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। Given below are two statements. Statement 1, knowledge comprehension and application levels in Bloom's taxonomy belong to the higher level of cognitive learning. Statement 2 में क्या लिखा हुआ, organization and characterization belong to the higher level of effective outcomes. तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जिसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। यहाँ पर सबसे पहले है आपका रिमेंबर, फिर है अंडरस्टैंड और तीसरा है एप्लीकेशन। तो ये आप देख सकते हैं सबसे लोअर लेवल का तीन जो चीज़ है वो है रिमेंबर, अंडरस्टैंड और एप्लीकेशन। और हायर लेवल पे हम लोग जितना उठेंगे पे एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट। तो ये है आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसके ही कारण आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका गलत हो गया। फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम लोग के जो इफेक्ट पड़ता है एजुकेशन का हम लोग के ऊपर, उसे 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है।
पहला है आपका कॉग्निटिव डायमेंशन, मतलब देखा गया है कि ब्रेन में क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हम लोग का साइकोमोटर डोमेन, जहाँ पर हम लोग का देखा गया है फिजिकल क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे मोटर स्किल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और फिर इफेक्टिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है पढ़ाई जो होता है, एडुकेशन रिसीव करने के बाद हम लोग कैसे उससे रिएक्ट करते हैं। तो पहले देखेंगे ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहले होता है रिमेम्बरिंग, मतलब हम लोग को जब पढ़ाया जाता है तो हम लोग उस चीज़ को याद करते हैं। सेकेंड, ऊपर के लेवल में आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर पढ़ाए हुए चीज़ को अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और जो हम लोग को पढ़ाया जाता है उससे हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं। ये लेवल आपका ऐसे ऊपर जा रहा है, ये आपका लोअर लेवल हो गया और ये हो गया आपका हायर लेवल। जितना ऊपर जाएंगे उतना हायर लेवल। फिर आते हैं हम लोग फिजिकल चेंजेस पे। फिजिकल चेंजेस में अगर देखा जाए कि मान लीजिए कोई अगर बैटरी ठीक करने के दुकान में जा रहा है, वो सबसे पहले क्या करेगा, जो वहाँ पर बैटरी ठीक करे उनका नकल करेगा। नकल करने के बाद वो देखेगा कौन कौन से काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, वो शॉर्टकट निकालने की कोशिश करेगा। फिर प्रेसिशन, मतलब एकदम बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। आर्टिकुलेशन, मतलब वो जो सही तरीके से काम कर रहा है वो सब कितना जल्दी वो कर सकता है, वो होगा आर्टिकुलेशन। और सबसे ऊपर का लेवल होता है नेचुरलाइजेशन। जैसे कि आप देखेंगे शेफ जो होते हैं, वो शेफ आप लोग वीडियोस में देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे कि वो सब्जी को बिना देखे ही काट देते हैं। वो हो गया नेचुरलाइजेशन, की उनको आदत हो गया। फिर आता है रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब पढ़ाई जो एजुकेशन हम लोग रिसीव करते हैं तो हम लोग उससे कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन जो हम लोग को पढ़ाया जाता है उसे रिसीव करते हैं। दूसरा, हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब ध्यान से पढ़ाई को सुनते हैं या फिर पढ़ाई को इग्नोर करते हैं। तीसरा होता है हम लोग को वैल्यूइंग, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में सोचते हैं कि उसमें कितना वैल्यू है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम लोग को जो जो चीज़ें पढ़ाए जाते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। और फिर इंटरनलाइज वैल्यू, मतलब हमारे कैरेक्टराइजेशन में वो आस्ते से आता है। तो इफेक्टिव डोमेन में क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन सबसे ऊपर है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइजेशन बिलोंग टू द हायर लेवल ऑफ इफेक्टिव आउटकम्स। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इवन बिलो टू स्टेटमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट, फिर से देखिए एग्जाम्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ प्रोसेस लिंक्ड एंड डायरेक्टेड एट रेजिंग मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट लेवल इन लर्निंग। दूसरा रीजन दिया हुआ है, द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम्स। तो इसमें अगर सही आंसर देखा जाए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पहला अगर स्टेटमेंट हम लोग देखें, फॉर्मेटिव असेसमेंट सबसे पहले समझ लीजिए क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोग जब कुछ पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में हम लोग क्या क्या सीखे हैं उसको समझने के लिए लिया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर मैं आपका एक एग्जाम्पल दूँ, तो आप अगर KVS मदन सर का बुक यूज़ करते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि बीच बीच में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन को अगर आप लोग सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, इससे क्या होगा, हम लोग जो पढ़ाया गया उसे अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और इससे हम लोग का मोटिवेशन भी इंक्रीज होगा। इतना तक तो मैंने पढ़ लिया और समझ लिया है, अब इसके आगे भी पढ़ूंगा। और रीजन इसका दिया हुआ क्या है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम्स। मान लीजिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा चैप्टर 50 पेज का है, तो 50 पेज के बाद आप जब MCQ सॉल्व करने जाओगे तब आपको कहीं पे मुश्किल आ सकता है। आपको वहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर मुझे मुश्किल हुआ था, कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा बाकी रह गया समझने के लिए। पर इसी 50 पेज को अगर आपका 10-10 पेज करके डिवाइड कर दिया जाए और हर 10 पेज के बाद आपको MCQ दिया जाए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको ये पहले वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया है। उसके बाद देखेंगे 21 नवंबर का, ये आखिरी है। Which level of teaching is also designated as exploratory understanding? Excuse me. ऑप्शन ए में मेमोरी लेवल, बी में अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी में रिफ्लेक्टिव और डी में ऑटोनॉमस। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
सी रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पर देखिए एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग जानबूझ के दिया गया है ताकि बच्चे जो है जल्दी से आंसर देने में कंफ्यूज हो जाए, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ठीक मार दे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव लेवल। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। ए में सीक गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर, बी में फोकसेस ऑन डिटेल्स ऑफ करिकुलम मटेरियल्स, सी में लाइक्स टू कम्पीट, डी में आपका रिलेट्स कॉन्सेप्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंस, ई में कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फील्ड इंडिपेंडेंट। फील्ड इंडिपेंडेंट तो सबसे पहला तो ऑप्शन ए आपका नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जहां पर है वो काट देते हैं, तो आपका आंसर होगा बी सी ई या फिर सी डी और ई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पहले से मुझे और एक आंसर तो मिल ही गया। यहाँ पर देखिए आपके सी और ई दोनों में आपके सी और ई है, तो सी और ई आपके आंसर में रहेंगे। अब दो ऑप्शंस में मुझे सिलेक्ट करना है, बी या फिर डी। तो बी को पढ़ते हैं, फोकसेस ऑन डिटेल्स ऑफ करिकुलम मटेरियल, रिलेट्स कॉन्सेप्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इसमें अगर सही आंसर देखा जाए तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फोकसेस ऑन डिटेल्स ऑफ करिकुलम मटेरियल। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन 3, जो कि आपका बी, सी और ई। क्वेश्चन देखेंगे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एज प्रोवाइडेड बाय आईसीटी बेस्ड गैजेट इज इंटेंडेड टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग मटेरियल। रीजन दिया हुआ है, एनी मीनिंगफुल सपोर्ट इन टीचिंग हैज टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन ऑग्यूमेंटिंग लर्निंग कंडीशन एंड आउटकम्स। ये हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही किया था, वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा वर्ड्स को घुमा के दिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। ये थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं बहुत से टाइम पे। यहाँ पर आईसीटी के बाद ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आईसीटी जो है, आईसीटी रिप्लेस कर सकता है आपके टीचर्स को। तो आप लोग 1 मिनट सोचिए और बताइए मुझे ये आंसर जो है सही होगा कि नहीं, कि आईसीटी जो है वो टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ऐसे सेम क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप्स के ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये टाइप बता दिया आपको। अब हम लोग देखते हैं हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो सब नोट डाउन किए हैं। यहाँ पर पहले लिख देंगे टीचिंग तो पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने नोट डाउन किया है वो है आपका इफेक्टिव ये भी और क्या नोटिस किया है हम लोग ने। तो फिर दूसरा तो आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसमें आपको पूरा चार्ट याद रखना है। और उन्होंने जो 3 लेवल में डिसाइड मतलब डिफरेंस किया था, कॉग्निटिव था हम लोग का, इफेक्टिव और साइकोमोटर। कैप कैप के एक्रोनिम से आप याद रख सकते हैं, और तीनों में कौन से हायर लेवल पे और लोअर लेवल पे, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा है हम लोग का एडल्ट वर्सेस एडोलेसेंट। और
field dependent versus field इंडिपेंडेंट लर्नर्स। और पांचवा है हम लोग का टाइप्स ये टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में आपका बहुत सारे टाइप्स है, जैसे आपका फॉर्मेटिव हो गया, इवैल्यूएटिव हो गया, ऐसे दूसरे भी नॉर्म एग्जाम्स, फिर आपके क्राइटेरियन बेस्ड एग्जाम्स। तो ये सारे एग्जाम्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आज के टॉपिक्स क्या क्या देखा हम लोग ने, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, ब्लूम टैक्सोनॉमी, एडल्ट एंड एडोलसेंट लर्नर, फील्ड डिपेंडेंट वर्सेस फील्ड इंडिपेंडेंट, आपके टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। तो हम लोग ने आज यही देखा, और फिर सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे दूसरे यूनिट पे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ये जो चैप्टर्स है, मतलब ये जो टॉपिक्स है, इन्हें प्लीज़ आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।